नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। यूपी सरकार सूबे में विकास की गति को बढ़ाने के लिए योगी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। आज की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी कैबिनेट 2 दर्जन प्रस्तावों पर मोहर लगा सकती है। तो आपको बता दें कि आज महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग जारी है और माना यह जा रहा है कि करीबन 2 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर योगी कैबिनेट आज मोहर लगा सकती है। यूपी तबादला नीति को मिल सकती है मंजूरी। कौन से वो प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है? कैबिनेट से तबादला नीति को मिल सकती है मंजूरी। हजारों कर्मचारियों के तबादले की राह आसान हो जाएगी अगर मंजूरी मिलती है तो। यह फैसला और भी अन्य कई फैसले आज लिए जा सकते हैं। यूपी तबादला नीति जिसमें काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कई प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसे दरअसल आज मंजूर किया जा सकता है कैबिनेट के माध्यम से। हालांकि देखना यह होगा कि कैबिनेट की मीटिंग में कौन कौन से प्रस्तावों पर मोहर लगती है और उनका किस तरह से असर दिखाई देगा। हालांकि आपको बता दें कि तबादला नीति पर माना जा रहा है कि मंजूरी आज मिल सकती है और अगर मंजूरी योगी कैबिनेट प्रदान करती है तो इससे जो कर्मचारी हैं उनके तबादले की नीति आसान होगी। तबादला आसान तरीके से हो पाएगा अगर इस नीति को मंजूरी प्रदान की जाती है और इसका फायदा हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चर्चा हो रही है। हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा अगर तबादला नीति को मंजूरी दी जाती है कैबिनेट के माध्यम से। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनुप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और ताजा अपडेट्स के साथ। अनुप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें आज मंजूरी प्रदान की जा सकती है? देखिए रितेश, आज कैबिनेट बैठक में काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिनको काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था, खासकर तबादला नीति की जो बात कर रहे हैं। तबादला नीति को लेकर पिछले साल जब तबादला नीति जब आई थी तो उसमें तमाम विभागों पर आरोप लगे थे। तमाम विभागों में तबादला नीति में भ्रष्टाचार हुआ था, जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी भी हुई थी। इस बार तबादला नीति आज के कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास होना है। इसमें खासकर ध्यान रखा जाएगा कि क्योंकि पिछली बार जिन विभाग किरकिरी करा चुके थे उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तबादला नीति को लेकर के चाहे किसी भी वर्ग का हो, तबादला नीति में सीएम ऑफिस का हस्तक्षेप था। जब तक संतुष्टि सीएम ऑफिस नहीं होती थी तब तक कोई भी तबादला संभव नहीं था। इस बार तबादला नीति में कुछ खास क्या होने वाला, फिलहाल अभी कैबिनेट के बाद पता लगेगा कि इस बार तबादला नीति में क्या कुछ खास है, क्या क्या बातों का ध्यान रखा गया। क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, करप्शन को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ हमलावर रहते हैं और तबादला एक ऐसी चीज है जिसमें अधिकारियों के साथ साथ संगठन के लोग भी कहते नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तबादले की तो भी सिफारिश न करे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इस बार प्रस्ताव है वो तबादला नीति पर मोहर लग सकती है। दूसरा, औद्योगिक विकास को लेकर के कोई प्रस्ताव से पास हो सकता है। जो उद्योगपति हैं उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं उनको उनके लिए बीमा का एक प्रावधान रखा गया। इस पर हो सकता है इस पर मोहर लग जाए, क्योंकि जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उनके लिए एक बीमा की सुविधा इस पर दी जाएगी। तीसरा, डक की बात कर रहे हैं, डक नीति का इसमें इस पर मोहर लग सकती है। जो सड़क के किनारे चाहे पाइपलाइन की बात हो या टेलीफोन लाइन की बात हो या फिर इंटरनेट की लाइनें हो, उनको लेकर किसी इसमें तबादला जो इसमें नीति को इसमें सहमति मिल सकती है। लगातार जिस तरीके से अभी तक प्रस्तावों पर लगातार चर्चाएं चल रही थी, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कुछ विजुअल दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ पर बैठक चल रही है। सभी कैबिनेट के मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि इस कैबिनेट के तमाम जो फैसले हैं वो चाहे औद्योगिक विकास की बात करें या अभी आपने देखा गांव की सरकार बनी है, जिस तरीके से अभी नगर निकाय के चुनाव हुए हैं तो तीसरी सरकार बनी है, निश्चित रूप से उसको लेकर भी कोई प्रस्ताव आ सकता है। क्योंकि विकास को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार किया और कहा अगर उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो विकास का पहिया और आगे बढ़ेगा। तो तमाम प्रस्ताव इसमें करीब 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव इस पर रखे जाने हैं। फिलहाल
अभी जब कैबिनेट की जब होने के बाद जब ब्रीफिंग होगी लोक भवन में, उसके बाद पता लगेगा किन किन प्रस्तावों को कैबिनेट में रखा गया और कितने प्रस्तावों पर मुहर लग पाई है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है जो चर्चा का विषय है वो तबादला नीति प्रस्ताव को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उसमें सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, जो उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको भी एक तबादला नीति का जो एक लगातार इंतजार कर रहे थे कि कितनी कब तबादला नीति आएगी, उसके बाद किस तरीके से प्रक्रियाएं क्या होगी, क्या पोर्टल पर अपलोड कराना पड़ेगा, उसके बाद जब ट्रांसफर होगा तो कैसे पता लगेगा। इन सब चीजों को लेकर लगातार सरकार प्रयास भी कर रही थी कि ताकि विपक्ष हमलावर ना होने पावे, तबादला नीति में भ्रष्टाचार न होने पावे। इन सब चीजों को लेकर आज कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी मिलेगी किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगा है। बिल्कुल अनूप, हालांकि इंतजार जरूर करना होगा कि आखिर कौन से फैसलों पर मंजूरी आज कैबिनेट के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो तबादला नीति है उसको कहीं ना कहीं मंजूरी दी जा सकती है। सवाल ये कि किस तरह से पिछली नीति के मुकाबले इस बार बदलाव हो सकता है, चूंकि आपने भी कहा कि कई सवाल उठे थे और जो परेशानी थी तबादले को लेकर वो भी दिखाई दी थी। किस तरह के बदलाव हो सकते हैं इस दफा इस नीति में, और साथ ही साथ कुल मिलाकर कहा जाए कि विकास के नजरिए से आज की महत्वपूर्ण बैठक है कहीं ना कहीं। देखिए, तबादला नीति में पिछले साल जिस तरीके से एक ध्यान रखा गया था कि कम से कम 3 साल से जो एक ही पद पर एक ही स्थान पर डटे हैं अधिकारी, उनका तबादला हो सकता है। लेकिन उसमें तमाम जो चीजों का देखा गया था कि किस तरीके से उनके परिवार की समस्याएं तो नहीं है, या फिर विकलांग को एज कोटे का है उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार जो तबादला नीति में मुझे जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें मुख्यमंत्री ऑफिस का हस्तक्षेप होगा ट्रांसपेरेंसी के अनुसार, ताकि ऑनलाइन सुविधाएं होंगी, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न होने पावे किसी को। और जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही थी कि पिछली बार जो तबादला नीति आई थी उसमें एक जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हुआ था, तमाम जो लोग थे विभाग से, उसमें करप्शन को लेकर जिस तरीके से तबादला नीति का अनदेखी की गई थी। हालांकि मामला विपक्ष में उछला, तमाम आरोप लगे थे सरकार पर, उन विभाग पर आरोप लगे थे, मंत्रियों पर आरोप लगे थे और मंत्रियों ने सरकार की किरकिरी कराई थी। तो इस बार मुझे लगता कहीं ना कहीं सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। इसमें मुख्यमंत्री ऑफिस का इन्वॉल्वेशन हो सकता है, उनकी सहमति उसमें तबादला नीति में होगी, क्योंकि विभाग तबादला नीति बनाएगा, लेकिन अंतिम मुहर किसकी लगेगी ये एक बहुत बड़ा इसमें अपडेट मुझे लगता होने वाला है। और अभी थोड़ी देर बाद जब तबादला नीति पर जब मुहर लगेगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद पता लगेगा कि पिछली तबादला नीति के अनुरूप इस तबादला नीति में क्या कुछ अंतर किया गया है, ताकि तबादला में किसी प्रकार का आरोप न लगने पावे। और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी होगी इस बार, तबादला नीति में पिछली जो गड़बड़ी हुई है उसको न दोहराया जाए, किसी प्रकार के आरोप न लग पावे, क्योंकि आने वाला वर्तमान चुनावी साल है 2024 का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती सरकार या फिर संगठन। फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद पता लगेगा किस तरीके से तबादला नीति पर मुहर लग पाई है। बिल्कुल अनूप, कुल मिलाकर कहा जाए कि पारदर्शी तरीके से तबादला भी हो, उससे कर्मचारियों को भी लाभ मिले और साथ साथ नियमों का भी ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इंतजार करना होगा कैबिनेट की बैठक पूरी होने का और उसके बाद जब ब्रीफिंग की जाएगी तो तमाम जानकारी दी जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में चल रहे सपा के बूथ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन अखिलेश यादव ने मिशन 2024 का बिगुल फूंका। जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोग जन जागरण यात्रा निकालेंगे, जो लखीमपुर खीरी से धौरहरा तक जाएगी। और इस तरह सपा 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का भी आगाज कर रही है। लेकिन जब जब सपा ने यात्रा निकाली है उससे राजनीतिक लाभ मिला है। ऐसे में देखना यह है कि इस बार रथ यात्रा से क्या सियासी संजीवनी मिल पाएगी। हमारे बहुजन समाज के लोग थे और नौकरी इसलिए चली गई क्योंकि समाजवादी सरकार में जो परिणाम बना था, जो रिजल्ट बनाया गया था, वो पुरानी आरक्षण व्यवस्था पर बना था। 4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो रिजल्ट बनाया उसमें नई आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी और जब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई तो वो 1700 नौजवान जो ऊपर वाली कैटेगरी में शामिल हो गए थे, जिन्हें नौकरी मिल गई थी, जिन्होंने मिठाई बांटी थी।
और राजेश शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और ताजा अपडेट्स के साथ इस खबर पर। राजेश, समाजवादी पार्टी की ओर से जो प्रोग्राम किया जा रहा है ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग भर का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव का कहीं ना कहीं बिगुल फूंक दिया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से भी। दोनों दिनों का लुभाव देखें और किस तरह से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बिल्कुल बताना चाहेंगे कि लखीमपुर खीरी में जो 2 दिवसीय का कार्यक्रम था उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। ये तो केवल एक दिखावा था कि पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन यहाँ पे जो भी उन्होंने किया है वो जैसे कि अपनी जो रथ यात्रा निकाल रहे हैं वो भी यहाँ से आज चुनाव 2024 के चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पे भी जम के निशाना साधा, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो चुनावी रणनीति बनाने ही लखीमपुर में आए थे। उन्होंने कहा कि समाजवाद का लखीमपुर जिला जो रहा है समाजवादी पार्टी का ही जिला रहा है, जहां पे उनको करारी शिकस्त मिली है। लेकिन आने वाला समय जो है वो 2024 का चुनाव जो होगा उसमें समाजवाद का झंडा एक बार फिर से लहराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने लखीमपुर में जो कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है इसमें 2 कुर्मी विधायक जो पूर्व विधायक थे उनकी मूर्ति का अनावरण भी किया है, जैसे कि देवकली में कौशल किशोर वर्मा की जो पूर्व विधायक थे उनकी जिनका निधन हो चुका है उनकी मूर्ति का अनावरण महाविद्यालय में किया। उसके बाद धौरहरा में उन्होंने चौधरी का मूर्ति का अनावरण किया, जो पूरी तरीके से कुर्मी समाज को साधने में लखीमपुर खीरी में जुटे हुए दिखाई दे रहे थे। जो कि उनके भाजपा सपा कार्यकर्ता जो थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था उनको उन्होंने मनाने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई है। लेकिन राजेश, ऐसा भी कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम और यादव वोट बैंक उनका खिसक रहा है और इसी के तहत वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को कहीं ना कहीं शुरू कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो अब इस जन जागरण यात्रा के जरिए उठाते नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया है, सामाजिक न्याय की भी वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल बताना चाहेंगे, उन्होंने भाजपा जो मुद्दे हैं ये तो आपका मुद्दा थार कार वाला मुद्दा लेके वो चल रहे हैं। लखीमपुर में उन्होंने थार वाले मुद्दे पे जो थार कांड वाला मुद्दा था उसको मुद्दे को उन्होंने बाखूबी बढ़ाने की कोशिश की है। दूसरा मुद्दा जो पहलवानों महिला पहलवानों वाला जो मुद्दा है उस मुद्दे पे भी अखिलेश यादव साफ तौर पे बोलते दिखे कि महिलाएं हैं जो उनका सम्मान भाजपा में नहीं है, कहीं भी सम्मान नहीं दिखाया। जितनी बेइज्जती की बातें भाजपा सरकार में हो रही हैं वो कहीं नहीं हो रहे हैं। उन्होंने समाजवादी भाजपा के जो कन्नौज का जो मुद्दा भी 2 दिन पहले हुआ है जिसमें कि सांसद के ऊपर मुकदमा लिखा गया है सुब्रत पाठक के ऊपर, उसको भी उन्होंने भुनाने की कोशिश की है। बिल्कुल राजेश, कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण है ये पूरा प्रोग्राम समाजवादी पार्टी की ओर से। चूंकि अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी कहीं ना कहीं प्रयास किया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उधर मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से विभूषित होने पर बधाई दी है। सूरीनाम के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति को बधाई दी है और साथ ही साथ उनको बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। सूरीनाम के दौरे पर हैं, यात्रा पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इस दौरान उन्हें सम्मानित किया गया। विश्व हिंदू तख्त के प्रमुख एवं ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य लखनऊ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भेंट की। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने वीरेश शांडिल्य का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। आपको बता दें कि भेंट के दौरान दोनों के बीच कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा भी हुई। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रुखसाना के भाई नूर अख्तर पर रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। रुखसाना के भाई पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। आपको बता दें कि प्रयागराज के कर्नलगंज में मामला दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 341, 386 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया। बख्शी मोड़ा के रहने वाले बिरजू निषाद की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।
उधर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी का बयान सामने आया। रिजवी ने कहा कि समाज में जीना मुश्किल हो, कट्टरपंथी ऐसे फतवे देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे सलमान रुश्दी से मिलाते हुए हत्या कराने का फतवा दिया गया था, जिसको लेकर मैंने लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई थी। साथ ही जितेंद्र नारायण त्यागी ने कहा कि जो शरीयत का हवाला देकर फतवे देते हैं उनको जेल जाना चाहिए। भारत में रहने वाले कट्टरपंथी मुल्ला अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के विरुद्ध जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे फतवे देते हैं कि उसका समाज में जीना दूभर हो जाए, वो भयभीत होकर जिंदगी गुजारने लगे। जब उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो वो न्यायालय की शरण में भागने की कोशिश करते हैं। मेरे विरुद्ध मुल्ला शबीब हुसैनी द्वारा मार्च 2023 में मुझे सलमान रुश्दी से मिलाते हुए मेरी हत्या किए जाने का फतवा दिया था, जिसके विरुद्ध मैंने थाना चौक लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई थी। मुल्ला अपनी एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा था। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने मुल्ला की एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया है। ऐसे मुल्ला जो किसी भी तरह का शरीयत का हवाला देते हुए फतवे देते हैं। तो वहीं आगरा पुलिस ने साइबर अपराधियों को आर्थिक चोट देना शुरू कर दिया है। साइबर अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक नई व्यवस्था लॉन्च की है, जिसके तहत अब साइबर अपराध को अंजाम देने वाले शातिरों के क्राइम सेल 700 मोबाइलों IMEI नंबर को ब्लॉक कर दिया गया है। और इसको लेकर पुलिस आयुक्त प्रीतिंदर सिंह का कहना है कि भारत सरकार की नई व्यवस्था से साइबर क्राइम पर अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। तो वहीं चित्रकूट में निखत अंसारी मिलन कांड के मामले में मास्टरमाइंड सपा नेता फराज खान के घर बुलडोजर चलाया गया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी क्षेत्र अधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। दरअसल सपा नेता फराज खान को चित्रकूट जेल में मुख्तार के बेटे और बहू की गुपचुप मुलाकात करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।